ना प्रॉपर जितना हो सके अपना एनर्जी बेटा उसमें इन्वेस्ट करो। और ये ऐसा रिजल्ट है बच्चा कि धीरे-धीरे थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन जितना तुम मेहनत करोगे उसका रिजल्ट मिलेगा। ये बेटा ऐसा एग्ज़ाम है कि अगर तुमने बेटा 1 घंटे की भी पढ़ाई की, तो उसका बेटा रिजल्ट तुम्हें मिलेगा। एग्ज़ाम में बेटा मार्क्स ज़्यादा आएँगे, तुम अच्छे डॉक्टर बन सकती हो। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक एग्ज़ाम है और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। नीट एग्ज़ाम का बेटा कोई शॉर्टकट नहीं है, ये याद रखना। ये लंबा टाइम लगता है, बहुत मेहनत करना पड़ता है और 2 साल के मेहनत के बाद 3 घंटे में एग्ज़ाम होगा और इससे तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड हो जाएगा। सभी को रहता है। इंडिया में जितने फैमिली है, जितने परिवार है, सभी चाहते हैं बच्चा, सभी के पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बेटा डॉक्टर बने, ना? तो ये तुम्हें मौका मिला है तो इसको अच्छे से पॉजिटिव लो और खूब बेटा पढ़ाई करो। तो हम लोग लगभग हम लोग बॉटनी का पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। ज़्यादा बचा नहीं बॉटनी वाले पार्ट में। और सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक था। हाँ, तो मैंने बताया था बच्चा कि कैसे सेल डिवाइड होता है। तो सेल डिवाइड करने का बच्चा कुछ रूल्स बताए थे कि कोई भी सेल अपने आप तुरंत डिवाइड नहीं हो जाएगा। कोई भी सेल चाहेगा बेटा तुरंत डिवाइड कर दे, ऐसा होता नहीं। सेल को अगर डिवीजन करना है, माइटोसिस करना है, मियोसिस करना है, तो सेल बेटा पहले अपने आप को प्रिपेयर करेगा। सेल बेटा अपने आप को प्रिपेयर करेगा। इसलिए एक वर्ड हमने आपको बताया था बच्चा कि जो सेल अपने आप डिवाइड नहीं करता, पहले प्रिपरेशन करेगा, फिर बेटा उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर बेटा साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा और अल्टीमेटली 1 से 2 सेल बन जाएंगे। इस पूरे इवेंट्स को आपको मैंने सेल साइकिल के नाम से दिया था। हाँ, तो हमने पूरा बच्चा इसका डिस्कशन कर रखा है, केवल उसका डिटेलिंग करना है। पूरा कहानी आपको बता रखा है कि क्या-क्या प्रोसेस होने वाला है। ना, तो आपको मैंने बताया था कि जो भी सेल है वो सेल साइकिल में लगभग बच्चा मोर देन 95% टाइम वो प्रिपरेशन में लगाएगा। जैसे आप नीट के प्रिपरेशन में 2 साल लगाइएगा और एग्जाम 3 घंटे में दे दीजिएगा। बहुत अच्छे से आपको ये सब पूरा कहानी बता रखा है। तो इस इंटरफेज में होता क्या है, इस चीज को बहुत अच्छे से समझना है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है इंटरफेज में होता क्या है। तो इंटरफेज में सेल बेटा अपने आप को तैयार करता है, अपने साइज को बढ़ाता है, अपने सेल ऑर्गेनल्स को बेटा डबल करता है। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले बेटा आता है जीवन फेज। हाँ, जीवन में बच्चा सबसे ज्यादा साइज पे ध्यान दिया जाता है। देखिए ये सेल है, तो जीवन में सबसे ज्यादा बच्चा साइज पे ध्यान दिया जाएगा, साइज बेटा बड़ा हो जाएगा। और मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, हाँ, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल, सारे नहीं बच्चा, सारे नहीं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनल जीवन में अपने आप को डबल कर लेंगे। आपके लिए इंपॉर्टेंट है बच्चा एस फेज, हमेशा बोलते हो एस बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर एस में क्या होता है? तो बहुत ही आसान से सिंपल लैंग्वेज में सीखना है कि अपने आप को इमेजिन करो, तुम्हारा नाम बेटा क्रोमोसोम है, तुम्हारा नाम बच्चा क्रोमोसोम है और तुम्हारे क्रोमोसोम में बच्चा एक ही क्रोमैटिड है। ध्यान से देखिए, ये क्रोमोसोम है ना, आपको बताया था पिछले क्लास में। और इस क्रोमोसोम के अंदर में डीएनए होता है। इस क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है बेटा? डीएनए होता है। तो ये जो क्रोमोसोम है उसके अंदर में ये रेड वाला बच्चा, ये डीएनए, ये डीएनए का एक धागा है, डीएनए का एक धागा है बच्चा। बोले ठीक है। तो अपने आप को इमेजिन करो बच्चा कि तुम एक क्रोमोसोम हो और तुम्हारे पास एक ही हाथ है, दो हाथ नहीं है ना। नहीं समझ में आ रहा तो बेटा एक हाथ काट लो, एक हाथ बेटा काट लो, समझ में आ जाएगा। तो तुम्हारा नाम क्रोमोसोम है और तुम्हारे पास एक ही हाथ है और उस हाथ के अंदर बेटा डीएनए नाम का चीज, डीएनए नाम का सब्सटेंस बैठा हुआ है। इस फेज में क्या होगा बच्चा? इस फेज के अंदर में तुम बेटा एक ही रहोगे, तुम्हारा एक और आर्टिफिशियल हाथ जोड़ दिया जाएगा। तो देख लीजिए इस फेज में क्या होता है। यानी जो क्रोमोसोम थे एक हाथ वाले थे,
उस क्रोमोसोम को बेटा मोनाड कहते हैं, MONAD, मोनाड कहते हैं बच्चा। लेकिन अब वो एक ही क्रोमोसोम है, लेकिन उसके 2 हाथ हो गए। क्रोमोसोम थोड़ी ना 2 हुआ। जैसे आप बच्चा जीवन में थे तो आपके पास एक ही हाथ था, तो एक ही डीएनए था। इसमें गए बच्चा तो आपके 2 हाथ हो गए। एक मैंने प्लास्टिक का हाथ आर्टिफिशियल जोड़ दिया, तो क्या इंसान 2 हो गया? नहीं सर, इंसान एक ही है, हाथ 2 हो गए सर। और उसी हाथ के अंदर बेटा डीएनए था, तो देखिए डीएनए के अब 2 धागे हो गए। एक धागा इस आर्म में, इस हाथ में, और एक धागा बेटा इस हाथ में। तो कभी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये बताओ तो क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते? कभी क्वेश्चन किसी ने पूछ दिया कि ये बताओ ये क्रोमोसोम का फिगर क्या सही है या क्रोमोसोम का ये फिगर सही है? यानी कि बच्चा क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड होते हैं? देखिए, एक क्रोमैटिड या 2 क्रोमैटिड। तो इस कभी गलत मत कीजिएगा। अब बोलिएगा दोनों आंसर सही है। दोनों आंसर सही है। क्रोमोसोम में एक क्रोमैटिड भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। ये तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। अगर क्रोमोसोम बेटा जीवन स्टेज में है तो एक हाथ होंगे, एक क्रोमैटिड होगा। और बेटा अगर वो एस फेज में है तो 2 क्रोमैटिड होंगे। तो जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ते थे बच्चा, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 8, तो आप क्रोमोसोम नहीं बनाते थे, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, इंसेटिव, 4-4 फिगर भी बनाए। और उस फिगर में नहीं था बच्चा, ऐसे ही तो बना हुआ था। वो बच्चा ऐसे ही तो बना हुआ था ना। और हर क्रोमोसोम में कितने क्रोमैटिड दिख रहे थे? 2 दिख रहे थे। इस क्रोमैटिड को आपस में बच्चा, ये आपस में जो क्रोमैटिड है ना, इन दोनों को सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। इन दोनों को बच्चा सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। तो अपने आप को एकदम रिकॉल कीजिए बच्चा, अपना मान लीजिए ना, आपके पास पहले एक हाथ था, जीवन, G2 में गए, एस में गए, तो आपके पास 2 हाथ हो गए, हो गया। एस में क्या होता है? डीएनए बेटा डबल हो जाते हैं, हो गया। G2 में भी डीएनए डबल ही रहेगा, यानी कि क्रोमोसोम 2 क्रोमैटिड वाले रहेंगे, 2 क्रोमैटिड वाले रहेंगे। ठीक है? तो ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। हाँ, ये हो गया बेटा G2। तो सर फटाफट मुझे एस के बारे में बता दीजिए, फटाफट एस फेज में क्या होता है? जीवन में सुनिए बच्चा, जीवन में क्या क्या काम होगा? जीवन में ध्यान से, जीवन, एस और G2 तीनों में डिफरेंस को समझिए अच्छे से, और अच्छे से नोट कीजिएगा। जीवन में सेल का साइज बड़ा होगा, सेल बेटा छोटा था, सेल का साइज बड़ा होगा। जीवन में न्यूक्लियस का साइज बेटा छोटा था, साइज बेटा बड़ा हो जाएगा। एंड उनके अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स थे बच्चा, सेल ऑर्गेनल्स थे, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका अमाउंट डबल हो जाएगा। तो सेल ऑर्गेनल्स मेनली डबल कहां होते? जीवन में। बोले ठीक है। और जो नया डीएनए बनेगा उसके लिए चाहिए प्रोटीन, तो वो जीवन बनाएगा। उसके लिए चाहिए एंजाइम, वो जीवन बनाएगा। उसके लिए चाहिए एटीपी, तो वो जीवन बनाएगा। अब समझ में आ रहा है? इस फेज में डीएनए बटा नया डीएनए बनने वाला है। जो पहले वाला डीएनए था उसी का एग्जैक्ट कॉपी और बनेगा। तो उसकी प्रिपरेशन कौन करेगा? जीवन करेगा। तो आप लोग शायद बच्चा, शायद डीएनए जो होता है ना, एक छोटे छोटे टुकड़ों से बना होता है। इसका नाम होता है न्यूक्लियोटाइड। डीएनए का टुकड़े को कहते हैं बेटा न्यूक्लियोटाइड। जैसे प्रोटीन बना होता है बेटा इमाइनो एसिड से, डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। तो न्यूक्लियोटाइड बनेगा बेटा जीवन में, और इसमें सारे न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चले जाएंगे, 1 2 3 4, तो ये बेटा डीएनए बन जाएगा। न्यूक्लियोटाइड बस जस्ट लाइक बॉगी की तरह, ट्रेन की एक बॉगी है, और ऐसे ऐसे बॉगी जुड़ जाएगा, ट्रेन बन जाएंगे। आपको बहुत अच्छे से आता है। जैसे एमाइनो एसिड बहुत सारे आपस में जुड़ते चले गए, प्रोटीन बन गया। बहुत सारे बच्चा, बहुत सारे शुगर आपस में जुड़ते चले गए, पॉलीसेकेराइड बन गया। बहुत सारा न्यूक्लियोटाइड जुड़ते चला गया, डीएनए बन गए। हाँ, लेकिन बेटा लिपिड में ऐसा नहीं होता।
लिपिड में बहुत सारे आपस में नहीं जुड़ते, हजारों लाखों नहीं जुड़ते। तो आप जब बायोमोलिक्यूल्स एक चैप्टर पढ़िएगा तो बताऊंगा कि जो प्रोटीन होते हैं वो बेटा ढेर सारे एमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं। जैसे एक ट्रेन बॉगी के मिलने से बनता है, एक बॉगी, दो बॉगी, तीन बॉगी, हो सकता है बेटा 200 हो, 300 हो। हाँ, तो बहुत सारे एमाइनो एसिड मिलने से प्रोटीन बनते हैं। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के मिलने से न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए भी बनता है। बहुत सारा शुगर मिलने से बच्चा कार्बोहाइड्रेट, पॉलीसेकेराइड बनते हैं। आता है आपको? लिपिड में ऐसा नहीं होता। लिपिड में बेटा एक अल्कोहल होता है और एक एसिड होता है। एक अल्कोहल होता है, एक एसिड होता है, लाखों नहीं होते। अल्कोहल और एसिड बेटा जुड़ गए, लिपिड बन गया। तो लिपिड थोड़ा छोटा होता है। चलिए, तो जीवन की कहानी आपको क्लियर हो। सर एस में क्या होगा बताइए? सर एस फेज में क्या होगा? एस बड़ा इंपॉर्टेंट बच्चा, 90% टाइम एस से ही क्वेश्चन आता है। एस में डीएनए बेटा डबल होगा। इसे कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए का अमाउंट डबल हो जाएगा। मान लीजिए बच्चा, आपको बहुत अच्छे से पिछले क्लास में बताया कि पहले डीएनए का अमाउंट अगर बच्चा 2C था, इस फेज में एग्जैक्ट बच्चा डीएनए बन गया। देख लीजिए, डीएनए का एक धागा था, इस फेज में डीएनए के 2 धागे बन गए, डीएनए बेटा डबल हो गया। तो अगर वहां 2C थे तो इस फेज में बेटा 4C हो जाएगा, 4C हो जाएगा। अगर बेटा 4C था तो 8C हो जाएगा। अगर 100C था तो 200C हो जाएगा। जितना बेटा जीवन में डीएनए होगा, इसमें उसका दोगुना हो जाएगा, क्योंकि एकदम सेम डीएनए वापस से बन जाते हैं इस फेज में। इसलिए एस का नाम है सिंथेसिस फेज। हो गया? यानी कि आपके 2 हाथ बन गए, पहले एक हाथ था, अब 2 हाथ बन गए। आपको का नाम दिया जाएगा बेटा, आप डायाड हो, 2 हाथ है आपके पास। जीवन में एक ही हाथ था आपके पास, आप मोनाड नाम के नाम से जाने थे। मोनाड, एक हाथ वाला मोनाड, 2 हाथ वाला डायाड। लेकिन आपको बच्चा बहुत अच्छे से मैंने बताया, डीएनए पे नेगेटिव चार्ज होता है। डीएनए बन तो गया बेटा एस में, लेकिन डीएनए पे तो नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए इसलिए बच्चा उस डीएनए को न्यूट्रल करना है, तो इस फेज में बच्चा हिस्टोन प्रोटीन बनेगा। आपको अच्छे से आता है, हमारे डीएनए में हिस्टोन नाम के प्रोटीन होते हैं जो डीएनए को न्यूट्रल करता है। डीएनए पे नेगेटिव चार्ज है, उसको बेटा न्यूट्रल करना है, तो हिस्टोन प्रोटीन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हिस्टोन प्रोटीन कहां बनेगा? एस फेज में, और डीएनए उसके ऊपर में जुड़ जाएगा, दोनों न्यूट्रल हो जाएंगे। इस फेज में हिस्टोन प्रोटीन भी बनेगा। बोले ठीक है। तीसरा, अगर बच्चा आप मेरी क्लास को याद करते होंगे, नहीं है तो भूल जाओ। ये देखिए, ये सेल है और ये बच्चा न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के आसपास बच्चा एक सेल ऑर्गेनल होता है, इसका नाम होता है बेटा सेंट्रोजोम। शायद याद हो, ये तो रिकॉल कर लीजिएगा, बता देता हूं। न्यूक्लियस के पास में बेटा एक सेल ऑर्गेनल होता है, हाँ, जिसका नाम होता है सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल। ये बेटा एक सेंट्रियोल है, एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सेंट्रियोल हो गए। एक और रॉड लाइक स्ट्रक्चर बनाया बच्चा, तो 2 सेंट्रियोल हो गए, पेयर ऑफ सेंट्रियोल हो गया। दोनों परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के बेटा परपेंडिकुलर है। एनसीईआरटी में लाइन है ये, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पेयर ऑफ सेंट्रियोल। एंड वो चारों तरफ से एक फ्लूइड से बेटा कवर्ड है, चारों तरफ से फ्लूइड है, चारों तरफ से बच्चा फ्लूइड है ना। एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा एमोर्फस फ्लूइड, मतलब सेमी सॉलिड है, पूरी तरह से नहीं है, लिक्विड नहीं है, थोड़ा बच्चा डेंस लिक्विड है। मैंने उसका नाम भी बोला था, शायद आपको याद हो। चलो ठीक है, कोई नहीं। अब ये बच्चा फ्लूइड, ये येलो वाला बेटा फ्लूइड और पेयर ऑफ सेंट्रियोल, दोनों को मिला दीजिएगा तो नाम होगा सेंट्रोजोम। नाम हो गया बेटा सेंट्रोजोम। एक सेल में एक ही सेंट्रोजोम होते हैं, एक सेल में बच्चा एक ही सेंट्रोजोम होता है। कहां पास होता है?
न्यूक्लियस के पास में होते हैं, लेकिन हमें बच्चा 2 सेंट्रोसोम चाहिए, 2 सेंट्रोसोम चाहिए। इसलिए इस फेज में जो सेंट्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर है, सेंट्रोसोम नाम का स्ट्रक्चर है, वो अपने आप को डबल कर लेगा। इसलिए मैंने बोला था जीवन में ऑलमोस्ट सेल ऑर्गेनल डबल हो जाते, यानी कुछ सेल ऑर्गेनल डबल नहीं होता, वो बेटा इस फेज में जाके डबल होते। सेंट्रोसोम इस फेज में जाके डबल हो जाएगा, क्योंकि हमें 2 सेंट्रोसोम चाहिए। बच्चों को बहुत अच्छे से आते कि अभी सेल जब डिवाइड करने जाएगा बच्चा, तो इस पार्ट को पोल कहेंगे, इस पार्ट को बेटा पोल कहेंगे। हर पोल पे बच्चा एक सेंट्रोसोम चाहिए, और सेल में तो एक ही सेंट्रोसोम था, इसलिए वो अपने आप को डुप्लीकेट कर लेगा और अपने नंबर को डबल कर लेगा कि दोनों पोल पे एक एक पहुंच सके, एक एक बेटा पहुंच सके। जो बाद में बच्चा रस्सी बनाएगा जिसका नाम होगा बेटा स्पिंडल फाइबर, बाद में ये रस्सी बनाएंगे, स्पिंडल फाइबर बनेगा बच्चा, और यही पास आके आपका क्रोमोसोम बच्चा इस तरह से अरेंज हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा, और फिर क्रोमोसोम को तोड़ दिया जाएगा, क्रोमोसोम को बेटा खींच करके तोड़ दिया जाएगा। यही होने वाला इस चैप्टर में। तो हमें 2 पोल है, तो सेंट्रोसोम बेटा 2 चाहिए, लेकिन चीजों को बहुत अच्छे से समझिएगा। सेंट्रोसोम बच्चा डबल कहां हुआ, सेंट्रोसोम का डुप्लीकेशन कहां हुआ, तो याद रखिएगा बच्चा एस फेज में। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, सेंट्रोसोम केवल और बच्चा एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है। प्लांट सेल में बेटा सेंट्रोसोम नहीं होते। तो प्लांट सेल और एनिमल सेल में कभी डिफरेंस आ गया, लिख करके आइएगा बच्चा, एनिमल सेल में सेंट्रोसोम होता है। सेंट्रोसोम बोलिए या सेंट्रियोल बोलिए, हाँ सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम बोलिए, वो केवल एनिमल सेल में, प्लांट सेल में नहीं होते। हाँ याद रखिएगा। तो आप तुम के दिमाग में चलेगा सर फिर प्लांट सेल में सेल डिवीजन कैसे होगा। आपने बोला सर कि ये देखिए एक प्लांट सेल है, प्लांट सेल में ये पोल है और पोल से स्पिंडल फाइबर बनता है। आपने बोला सर स्पिंडल फाइबर तो सेंट्रोसोम बनाता है, और सेंट्रोसोम ही क्या करेगा, क्रोमोसोम को बेटा एक दूसरे से, क्रोमोसोम में जो 2 हाथ है उसको बेटा तोड़ा जाएगा। तो प्लांट सेल में तो सेंट्रोसोम है नहीं, तो स्पिंडल फाइबर कैसे बनेगा, क्रोमोसोम कैसे टूटेगा। तो प्लांट सेल में भी बच्चा स्पिंडल फाइबर बनेंगे, क्रोमोसोम टूटेगा, लेकिन आज तक किसी साइंटिस्ट को पता नहीं कि वहां सेंट्रोसोम नहीं है, फिर स्पिंडल फाइबर कैसे बना। एनिमल में तो पता है कि 2 सेंट्रोसोम है, 2 पोल पे चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर बनाएंगे, लेकिन प्लांट सेल में अभी तक अननोन है, प्लांट सेल में बेटा अभी तक सिस्टम अननोन है कि आखिर स्पिंडल फाइबर कौन बनाएगा। तो आपके लिए रिसर्च का मौका है, आगे रिसर्च कीजिए और पता कीजिए कि प्लांट सेल के अंदर में स्पिंडल फाइबर कैसे बनते, वहां तो सेंट्रोसोम होता नहीं है ना। तो चलिए ठीक है, इस फेज में थोड़ी सी चीजें आपको क्लियर होगी। अब आ जाते हैं G2 पे। अब आ जाइए बच्चा लोग G2 फेज पे। आपको बहुत अच्छे से बताया था, आपको ऐसे याद रखना है कि जीवन का मेन काम है इस फेज की तैयारी करना, जीवन का मेन काम है इस फेज की तैयारी करना। डीएनए डबल हो रहा है तो उसकी तैयारी जीवन संभालेगा। और G2 का मेन काम है बच्चा, G2 का मेन काम है एम फेज की तैयारी करना। G2 का मेन काम है बेटा एम फेज की तैयारी करना, जो अभी माइटोसिस होने वाला है ना, जिसमें रियल में सेल बेटा टूट करके 2 पार्ट्स बनेंगे, उनकी तैयारी G2 करेगा। तो यहां पास बच्चा जब एम फेज में क्रोमोसोम को, जो 2 क्रोमैटिड बेटा तुम्हारे दोनों हाथ है ना, अभी खींच करके अलग किया जाएगा, तुम्हें बेटा खड़ा कर दिया जाएगा बीचों बीच, और दोनों हाथ में रस्सी बांधा जाएगा, रस्सी का नाम स्पिंडल फाइबर है, और बेटा खींच करके तुम्हें 2 टुकड़ों में तोड़ दिया जाएगा, और बेटा तुम 2 इंसान बन जाओगे, हो जाएगा सेल डिवीजन। ऐसे ही तो होता है।
आपके अंदर जो 46 क्रोमोसोम है, पहले सब क्रोमोसोम के दो दो हाथ बना दिया जाएगा, दो दो क्रोमैटिड बना देंगे, फिर हर क्रोमोसोम को दोनों रस्सियों से बांधा जाएगा और बीच से खींचा जाएगा बच्चा। तो हर क्रोमोसोम बेटा दो दो पार्ट्स में टूट जाएंगे और क्रोमोसोम 92 हो जाएगा। क्रोमोसोम बेटा 92 हो जाएगा, टूट जाएंगे बीच से, हाँ। और यही 92 बेटा आधा आधा बांट दिया जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा। यही करना है। लेकिन रस्सी कौन बनाएगा? तो सर सेंट्रोसोम। तो सेंट्रोसोम बनाएगा, उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल चाहिए ना। स्पिंडल फाइबर एक ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से बना होता है, तो ये G2 बच्चा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाएगा। उसका मोनोमर यानी सिंगल यूनिट बेटा इस तरह का है, ट्यूब्यूलिन प्रोटीन। G2 क्या करेगा? G2 से ही आएंगे और वहां से बेटा ट्यूब्यूलिन एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे और स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो रॉ मटेरियल बनाइएगा ना, स्पिंडल फाइबर का रॉ मटेरियल बनाइएगा ना, तो वो किससे बना होता है? ट्यूब्यूलिन प्रोटीन से। तो G2 बेटा ट्यूब्यूलिन प्रोटीन बनाएगा। और जब सेल को डिवाइड करेंगे एम फेज में, तो एटीपी चाहिए, एटीपी G2 बनाएगा। उसके लिए बच्चा क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए, G2 बनाएगा। प्रोटीन चाहिए, वो बेटा G2 बनाएगा। तो मेरे में से आपको क्लियर है बच्चा, चीजें आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ रही। अब हम लोग वेट ना करें ज्यादा, क्योंकि बहुत दिनों से एक ही चीज पढ़ रहे। अब हम लोग सीधे बच्चा एम फेज में चलते हैं। सीधे बच्चा लोग हम लोग G2 के बाद में आपको बताया था बच्चा, यहां एम फेज में पहले आएगा बच्चा कैरियोकाइनेसिस। उसमें आप पढ़िएगा बेटा प्रोफेज, फिर बेटा मेटाफेज, फिर एनाफेज और फिर बच्चा टीलोफेज। तो आपको मेनली बच्चा ये 4 पॉइंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये 4 पॉइंट्स को बेटा बहुत अच्छे से पढ़ना है। प्रोफेज में क्या हुआ, मेटाफेज में क्या हुआ, एनाफेज में क्या हुआ, टीलोफेज में क्या हुआ। क्योंकि एनसीईआरटी में बेटा 4 फिगर भी बने, 4 नहीं 6 फिगर बने, 6 फिगर है। और फिगर को देख करके समझना है कि प्रोफेज का कौन है, मेटाफेज कौन है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे बच्चा हम लोग अब इंटर करते हैं एम फेज की तरफ। एम फेज में पहले आएगा बेटा न्यूक्लियस डिवाइड होगा, कैरियोकाइनेसिस ना। तो हम लोग बच्चे लोग स्टार्ट कर रहे, ये आपका G2 था, ध्यान से देखिए बच्चा, ये G2 है, ये बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ये बेटा G2 है, ध्यान से देखिएगा। अब वो जाएगा बच्चा प्रोफेज में। लेकिन आपकी एनसीईआरटी को अगर देखिएगा बच्चा ध्यान से, तो एनसीईआरटी में प्रोफेज के 2 फिगर बने, एक अर्ली प्रोफेज यानी स्टार्टिंग का प्रोफेज, और एक बना है बच्चा लेट प्रोफेज, एक बना है बच्चा लेट प्रोफेज। एनसीईआरटी में 2 फिगर बने, स्टार्टिंग का प्रोफेज अर्ली प्रोफेज और बाद का प्रोफेज लेट प्रोफेज। उसके बाद में बना है बच्चा मेटाफेज और उसके बाद में एनाफेज। चीजें बड़ा क्लियर है। तो आप सीक्वेंस में समझिए, पहले फिगर को अच्छे से समझिए, आसानी से समझिए। तो मैं यहां लिख देता हूं, ये फिगर मैं बना रहा हूं बच्चा अर्ली प्रोफेज का, अर्ली प्रोफेज। और बहुत ही आसान एक कहानी है, कहानी के फॉर्म में समझते जाइए ना, चीजें आसान हो जाएगी। ये बच्चा लेट प्रोफेज, और लोग इतना डरते हैं कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम आसान है। फिगर को और मैं थोड़ा सा ये करता हूं कि आपका बेटा एनाफेज तक मैं यहां क्लियर कर। ये अर्ली प्रोफेज हो गया, ये हो गया 1 मिनट लेट प्रोफेज, ये हो गया बेटा मेटाफेज, और ये हो गया बच्चा एनाफेज। चीजों को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज, मेटाफेज और बच्चा एनाफेज, एनाफेज, ठीक है। एकदम कहानी है, एकदम बच्चा कहानी है। और इसी को इधर उधर एनसीईआरटी लिखेगा, बेकार। अब कहानी को समझिए ना, एक बार कहानी समझ में आ गया ना, चीजें क्लियर हो जाती। फिर एग्जाम में कुछ भी लिख दीजिएगा,
कहानी एक बार दिमाग में सेट हो जाए। बोले ठीक है, जो मैं बोलूंगा बच्चा बड़ा ध्यान से सीखिएगा। एक्चुअली में जो आपके 46 क्रोमोसोम है बच्चा, वो क्रोमोसोम अभी धागे नुमा है, वो बेटा पतले धागे की तरह दिख रहा है। इसे कहते हैं बेटा क्रोमैटिन फाइबर। जैसे आपके अंदर 46 क्रोमोसोम है, मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो क्रोमोसोम ना अभी खुले हुए, उनका डीएनए बेटा पूरी तरह से खुला हुआ है। इसी को एनसीईआरटी कहेगा अनकंडेंस्ड है, अनक्वाइल्ड है, यानी क्रोमोसोम में डीएनए होता है और डीएनए बेटा पूरा खुला हुआ है, तो वो बेटा फाइबर नुमा दिख रहा है। तो हम लोग एक फिगर बना देते, एक फिगर बना देते हैं। यहां पर देखिए ये बच्चे, ये क्रोमैटिन फाइबर। क्या बच्चे यहां पर आपको क्रोमोसोम दिख रहे हैं? क्या क्रोमोसोम आपको दिख रहे? नहीं दिख रहा सर, इसमें 46 क्रोमोसोम है, क्या आप देख पा रहे हो? बोले सर एकदम उलझा हुआ है, कहां दिख रहा है सर 46? आप बोल दे रहे हो, झूठ बोल रहे हो। हाँ बच्चा, जब तक होता है जीवन, एस और G2 हमने तो समझने के लिए बच्चा बहुत अच्छा क्रोमैटिड बना दिया, दो दो हाथ वाले बना दिए, क्योंकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो क्रोमोसोम है अभी बच्चा, वो पूरी तरह से खुला हुआ है, उसके डीएनए पूरी तरह से खुले हुए, और उसी का नाम है क्रोमैटिन फाइबर। तो ध्यान से सुनिएगा, अर्ली प्रोफेज में क्या होगा, बहुत अच्छे से सुनिएगा। अर्ली प्रोफेज में बेटा ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रहेगा। अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है बच्चा, न्यूक्लियोलस। अंदर में एक स्ट्रक्चर होता है बच्चा, न्यूक्लियोलस। अगर सेल वाला चैप्टर याद है तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियोलस होता है ना। लेट प्रोफेज में क्या होगा, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा टूटने लगेंगे। लेट प्रोफेज में बेटा एनसीईआरटी को देखिएगा तो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन धीरे धीरे टूटते हुए दिखाई देंगे, टूटते हुए दिखाई देंगे। अर्ली प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इंटैक्ट रहता है, देखिए इंटैक्ट है बच्चा। सर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो 2 लेयर का होता है, अच्छे मुझे भी आता है, लेकिन थोड़ा सा इजी करने के लिए मैंने एक ही लेयर बनाया। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा बच्चा अर्ली प्रोफेज में। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटते हुए दिखेंगे, हाँ, डिसइंटीग्रेट होते हुए दिखेगा, और जो न्यूक्लियोलस है बेटा वो डिसअपियर हो जाएगा। लेट प्रोफेज में दो चीजें आपको बताई, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटते हुए दिखेंगे, न्यूक्लियोलस बेटा डिसअपियर हो जाएगा। और जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते, याद कीजिए बेटा सेल वाला चैप्टर, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बेटा वो डिसअपियर हो जाएगा, लेट प्रोफेज में डिसअपियर हो जाएंगे, अर्ली में रहेगा। और कुछ स्ट्रक्चर होते बच्चा, गोल्जी बॉडी, ये गोल्जी बॉडी और रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियोलस, ये सभी डिसअपियर हो जाएंगे, ये बेटा डिसअपियर हो जाएंगे लेट प्रोफेज में। याद रखिएगा 4 चीजें, लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा, हमने टूटते हुए दिखाया अभी। न्यूक्लियोलस खत्म हो जाएगा, डिसअपियर। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर, गोल्जी बॉडी डिसअपियर। तो याद रहेगा। और जो बच्चा आपका सेंट्रोजोम नाम का स्ट्रक्चर था, ध्यान से देखिए, अभी बताया था ना, सेंट्रोजोम नाम का जो स्ट्रक्चर था बेटा पेयर के फॉर्म में, अर्ली प्रोफेज में ये बेटा अलग अलग पोल पे जाते हुए दिखेंगे। दो थे ना, दोनों अलग अलग पोल पे जाते हुए दिखेगा बच्चा। एनसीईआरटी का वर्ड है, दे विल मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। ये बेटा चाहेगा इस पोल पे आना, ये चाहेगा इस पोल पे आना। और लेट प्रोफेज में बच्चा वो पहुंचते हुए दिख जाएंगे। लेट प्रोफेज में यहां पास सेंट्रोजोम, यहां पास सेंट्रोजोम पहुंच चुके। तो चीजें बेटा क्लियर कीजिए। बोले ठीक है। अब मेन मुद्दे पे आई, जो G2 में है बच्चा, जो G2 में क्रोमोसोम को मैंने नाम दिया था बेटा क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर, क्रोमैटिन फाइबर। हमने मान लिया बेटा इसमें अंदर 4 क्रोमोसोम। एनसीईआरटी में बेटा 4 क्रोमोसोम लेकर के ही बनाया गया, हम भी वैसे ही बनाएंगे। 46 बनाएंगे बहुत लेंदी हो जाएगा, 46 बनाइएगा बहुत लेंदी हो जाएगा, 4 बना देते हैं।
तो जो क्रोमैटिन फाइबर है उसी को क्रोमोसोम कहते हैं। बस क्रोमैटिन फाइबर धागे नुमा दिखेगा और उसी को मोटा कर दीजिए, जो धागे नुमा था उसको लपेटते 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 मोटा हो जाएगा। तो यहां पर क्रोमैटिन फाइबर बेटा कंडेंस होते हुए अपीयर होंगे, धीरे धीरे कंडेंस होने लगेंगे तो दिखने लगेंगे। लेकिन ये ध्यान से देखिएगा, लेकिन बच्चा जो आपका क्रोमोसोम है वो दिखना स्टार्ट हो जाएगा, बच्चा दिखना स्टार्ट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन अभी भी वो एनसीईआरटी में देखिएगा बच्चा, एनसीईआरटी में देखिएगा, ये जो 4 क्रोमोसोम है वो दिखना स्टार्ट हो गए, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अटैच है। एनसीईआरटी में बेटा अर्ली प्रोफेज ऐसे ही बनाया गया कि जो आपका क्रोमैटिन फाइबर है, धागेनुमा स्ट्रक्चर है, वो बेटा अपने आप को एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, कंडेंसेशन चल रहा है, क्वाइलिंग चल रही है, और वो धागा धीरे धीरे मोटे होने लगेंगे और बेटा क्रोमोसोम का फॉर्म के रूप में बेटा अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी। बोले ठीक है सर। लेट प्रोफेज में बेटा और कंडेंसेशन होगा, और कंडेंसेशन होगा। लेट प्रोफेज में बेटा दिख जाएगा, देखिए और कंडेंसेशन होगा, देखिए आपके और कंडेंसेशन होगा बेटा, और क्रोमोसोम के क्रोमैटिड थोड़ा दिखना उठना एकदम स्टार्ट हो गए। अब क्लियर लग रहा है आपको? हर क्रोमोसोम के 2-2 क्रोमैटिड्स थे, तो यहां पर लेट प्रोफेज में और कंडेंस हो गया, और कंडेंस हो गया। अर्ली प्रोफेज में लेस कंडेंस था, लेट प्रोफेज में और कंडेंस हो गया, और लेट प्रोफेज यहां पर खत्म हो जाता है बच्चा, लेट प्रोफेज खत्म हो गया। सर हम मेटाफेज कब कहेंगे? एनसीईआरटी में लाइन है बच्चा, जिस टाइम, ध्यान से सुनना, एक फिगर बना रहा हूं, यहां देखना, इस पे फोकस करना। ये बेटा सेल और ये बच्चा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है? आपको दिक्कत ना हो तो 2 न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बना दिए। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अंदर में जो फ्लूइड होता है बच्चा, इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। अंदर का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म, और जो बाहर का फ्लूइड होता है बच्चा उसे कहते हैं साइटोप्लाज्म। बहुत अच्छे से आपको आता है, न्यूक्लियस के बाहर का फ्लूइड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का फ्लूइड न्यूक्लियोप्लाज्म। ध्यान से बच्चा, बहुत ध्यान से सीखिएगा। हम प्रोफेज का इंड कब मानेंगे? कोई ऐसा नहीं आके बोलेगा हम लेट प्रोफेज हो गए अब मेटाफेज स्टार्ट होगा, ऐसा कोई बेटा ऐसा होता नहीं है कि रुक गए आधा घंटा वेट करेंगे अब दूसरा स्टार्ट होगा, ऐसा कुछ नहीं। साइंटिस्ट ने बेटा अपने समझने के लिए प्रोफेज नाम दे दिया, मेटाफेज नाम दे दिया, एनाफेज नाम दे दिया, साइंटिस्ट ने बेटा समझने के लिए। तो सर कब मेटाफेज हम मानेंगे कि स्टार्ट हो गया है और प्रोफेज खत्म हो गया है? जिस टाइम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बेटा टूट जाएगा, खत्म हो जाएंगे, और न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म बच्चा मिक्स हो जाएंगे। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट गया, अंदर का फ्लूइड और बाहर का फ्लूइड दोनों बेटा मिक्स हो गए। अब आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते कि न्यूक्लियोप्लाज्म कौन है, साइटोप्लाज्म कौन है। जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाएगा तो अंदर का फ्लूइड और बाहर का फ्लूइड मिक्स हो जाएंगे। ये पहचान है बच्चा प्रोफेज की समाप्ति का, जो प्रोफेज है उसके इंड का, और मेटाफेज की शुरुआत का। प्रोफेज की समाप्ति और मेटाफेज की शुरुआत कौन डिसाइड करेगा? जब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन खत्म, अंदर के फ्लूइड बाहर के फ्लूइड मिक्सअप हो गए, तो ये स्टार्ट है, मेटाफेज की शुरुआत है ना। तो अब देखिए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मैंने खत्म कर दिया था, ध्यान से बच्चा। लेकिन आपकी एनसीईआरटी मेटाफेज में बेटा एक जोड़ दिए है, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज, यानी अभी पूरा मेटाफेज नहीं आया, अभी मेटाफेज की शुरुआत हुई है। तो जब मेटाफेज की शुरुआत होती है तो आपका क्रोमोसोम बच्चा अब कहीं भी बिखर चुका है। आपका जो 4 क्रोमोसोम थे बेटा बिखर चुके, इधर उधर बिखर चुके बच्चे, आपके जो 4 क्रोमोसोम इधर उधर बिखर चुके। और जो आपका सेंट्रोजोम था, जिसे अब मैं सेंट्रियोल भी कह देता हूं,
ना, सेंट्रोजोम। वो सेंट्रोजोम बच्चा कुछ रेज लाइक स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिएगा, रेज लाइक स्ट्रक्चर बेटा, रेज 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 लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट करते हैं। जो सेंट्रोजोम होता है ना, उसमें से कुछ रेज निकलेंगे बच्चे। तो इसको अब नाम दिया जाएगा बेटा सेंट्रोजोम, और ये रेज इसको मिलाकर के कहते हैं बेटा एस्टर, ASTER। एक एस्टर यहां आ गए, एक एस्टर यहां आ गए। तो एनसीईआरटी में कभी कभी एस्टर वर्ड यूज करेगा तो टेंशन नहीं लेना है। सेंट्रोजोम, उसी में कुछ रेज आ गए छोटे छोटे, तो स्टार शेप का दिखने लगा, स्टार की तरह दिखने लगा, तो नाम दे दिया एस्टर। और ये एस्टर जो है वो अब बनाएगा, ध्यान से देखिए, वो बच्चा बनाएगा अब स्पिंडल फाइबर। ध्यान से देखिए बच्चा, स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर रस्सी है। स्पिंडल फाइबर क्या है बेटा? रस्सी है। तो कुछ स्पिंडल फाइबर यहां से चलेंगे और एक पोल से दूसरे पोल तक पहुंच जाएंगे। एक पोल से चला और दूसरे पोल पे पहुंच गए, इसे कहेंगे कंटिन्यूअस। एक जगह से चला दूसरे जगह पे पहुंच गए, कंटिन्यूअस। लेकिन कुछ स्पिंडल फाइबर बचा जाकर के आपके क्रोमोसोम से जाके बाइंड कर जाएगा। चलो इसे मैं कलर को चेंज कर देता हूं। कुछ बेटा जाकर के वो क्रोमोसोम से बाइंड कर जाएंगे, तो कुछ बेटा क्रोमोसोम से जाके बाइंड कर जाएगा। इसी तरह से नीचे वाले पोल से बच्चा गया, स्पिंडल फाइबर और क्रोमोसोम से जाके जुड़ गए, क्रोमोसोम से जाके जुड़ गए, क्रोमोसोम से जाके जुड़ गए। तो एनसीईआरटी में देखिएगा बेटा फिगर ना, एनसीईआरटी में बेटा फिगर देखिए, वहां पर फिगर में है बच्चा ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर बन जाते हैं, और कुछ स्पिंडल फाइबर एक पोल से चला दूसरे पोल तक पहुंच गए, कंटिन्यूअस। देखो नाम में लिखा है, एक पोल से चला दूसरे पोल तक पहुंच गए, कंटिन्यूअस। और कुछ बच्चा जाकर के क्रोमोसोम से जाके चिपक जाते हैं। सर कैसे चिपक गया क्रोमोसोम से? तो चलिए सीखिए क्रोमोसोम से कैसे जुड़ते हैं सर। ध्यान से देखिए, ये आपका क्रोमोसोम है बच्चा, क्रोमोसोम का ये क्रोमैटिड्स है, ये ध्यान से सुनिएगा, ये बेटा क्रोमैटिड्स है। सर बीच में ये क्या बनाया आपने? ये बेटा सेंट्रोमियर, सेंट्रियोल नहीं बोल रहा हूं बेटा, सेंट्रोमियर। और ये आपका नीला वाला बेटा, ये एक क्रोमैटिड है, ये एक क्रोमैटिड है। कितने क्रोमैटिड? दो। क्रोमैटिड्स के आर्म को कहते हैं। तो क्रोमोसोम में कितने आर्म्स है? दो आर्म्स है, दो आर्म्स है। ठीक है, आपस में जिससे जुटे हो बच्चा, दोनों क्रोमैटिड आपस में जिससे जुटे, इसका नाम है सेंट्रोमियर। और इस सेंट्रोमियर के बाहर कुछ प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं बच्चा, ये नीट के एग्जाम में आ चुका है। प्रोटीन के स्ट्रक्चर होते हैं डिस्क शेप का, डिस्क लाइक स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बोलता है बच्चा, इसे कहते हैं काइनेटोकोर। जब आप सेल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, तो जब आप क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर को देखिएगा, तो बीच में धंसा हुआ पार्ट को सेंट्रोजोम कहेंगे, सेंट्रोमियर कहेंगे। धंसा हुआ पार्ट बेटा सेंट्रोमियर, और उसके ऊपर में प्रोटीन का बना हुआ स्ट्रक्चर है जिसका नाम है काइनेटोकोर। इसी काइनेटोकोर से आकर के स्पिंडल फाइबर चिपक जाता है। तो नीट में ये भी क्वेश्चन आया था, काइनेटोकोर क्या होता है? तो काइनेटोकोर वो जगह है जहां जाके स्पिंडल फाइबर बेटा जुड़ जाते हैं। तो हर क्रोमोसोम दो दो स्पिंडल फाइबर से जुड़ गया, एक इस पोल से एक इस पोल से, जुड़ गए बच्चा, जुड़ गए। और कुछ स्पिंडल फाइबर बच्चा यहां से चला यहां तक पहुंच गए, किसी क्रोमोसोम से नहीं जुड़ा। तो बेटा पिंजड़ा देखा है जिसमें पैरट रहता, तोता रहता है, पिंजड़ा, उसी की तरह बेटा जालीदार स्ट्रक्चर बन रहे, ऊपर और नीचे, और बीच में यहां पास ऐसे बन रहे, ऐसे बनते जा रहे। हाँ, तो अब ध्यान से देखिए, अर्ली मेटाफेज क्या हुआ बच्चा? क्रोमोसोम बिखरे पड़े थे, अब स्पिंडल फाइबर बना, जाके क्रोमोसोम से जुड़ गया। क्रोमोसोम की किस जगह पे? काइनेटोकोर से। तो स्पिंडल फाइबर को एनसीईआरटी बेटा दो नाम देगा,
जो स्पिंडल फाइबर एक पोल से दूसरे पोल तक चला गया, एक पोल से दूसरे पोल तक चला गया, कंटिन्यूअस मैंने बोला, इसी को कहते हैं नॉन काइनेटोकोरिक, क्योंकि वो काइनेटोकोर से जाके नहीं जुड़ा। जबकि कुछ स्पिंडल फाइबर गए और काइनेटोकोर से जुड़ गए बच्चा, इसी को मैंने कहा डिसकंटिन्यूअस या नॉन जिसे मैं कहूंगा बेटा डिसकंटिन्यूअस, एनसीईआरटी कहेगा बेटा काइनेटोकोरिक स्पिंडल फाइबर। काइनेटोकोर से जो जुड़ गया काइनेटोकोरिक, जो नहीं जुटा नॉन काइनेटोकोरिक। तो मैंने उसी का कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस नाम दे दिया। बोले ठीक है सर, मेटाफेज में क्या होगा? हाँ बच्चा, ये तो हमने पढ़ा था, ट्रांजिशन ऑफ मेटाफेज। सर मेटाफेज की क्या पहचान है? एकदम आसान है, एकदम बच्चा आसान है, इसको डिफिकल्ट मत बनाइएगा, बहुत आसान है। सर मेटाफेज की पहचान क्या होती है? मेटाफेज की पहचान है बच्चा, ध्यान से सुनिए, मेटाफेज की पहचान को अच्छे से समझिए। मेटाफेज की पहचान है कि यहां पास आपका क्या है बच्चा, एस्टर, जिसे को मैं सेंट्रोजोम भी कहता हूं, क्योंकि यहां से कुछ रेज लाइक स्ट्रक्चर निकल रहे, तो सेंट्रोजोम और ये रेज लाइक स्ट्रक्चर मिलकर के क्या कह रहा है बेटा, एस्टर। मेटाफेज की पहचान सुनिए, बहुत आसान है। मेटाफेज की पहचान है कि जो भी क्रोमोसोम है इस इक्वेटर पे बेटा बीचों बीच ना, देखिए इस पार्ट को पोल कहेंगे, इस पार्ट को पोल कहेंगे, बीच वाले पार्ट को बेटा इक्वेटर कहेंगे। तो आपके जितने क्रोमोसोम है बच्चा, जितने क्रोमोसोम है, यहां पर मैंने 4 लिया है, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे इस तरह से अरेंज हो जाएंगे। मेटाफेज की पहचान यही है, सारे क्रोमोसोम एक लाइन में इक्वेटर पे अरेंज हो जाते हैं। हो गया, सारे क्रोमोसोम इक्वेटर पे अरेंज होना, ये मेटाफेज की सबसे बड़ी पहचान है, सबसे बड़ी पहचान है। और यहां पास जो आपका क्रोमैटिन फाइबर था बच्चा, पूरी तरह से कंडेंस हो गया है। इसलिए अगर आपको कभी भी क्रोमोसोम नंबर पढ़ना हो, उसके बारे में जानना हो, तो आप मेटाफेज को प्रिफर कीजिएगा, क्योंकि मेटाफेज में देखिए बच्चा कितना एकदम क्लियर दिख रहा है, क्रोमैटिड एकदम क्लियर दिख रहे हैं। तो क्रोमोसोम को पढ़ना सबसे आसान कहां है? आंसर बेटा मेटाफेज में, क्योंकि वहां पूरी तरह से क्वाइल्ड है, पूरी तरह से कंडेंस्ड है, पूरी तरह से मोटा हो चुका है, एकदम क्लियर दिखेगा। तो क्वेश्चन आएगा, अगर क्रोमोसोम को पढ़ना है तो सबसे बेस्ट कहां है? आंसर करिएगा मेटाफेज में, सबसे आसान से दिखेगा। मेटाफेज की पहचान, इक्वेटर पे क्रोमोसोम अरेंज हो गए। और ये बेटा जो सेंट्रोजोम है ना, उसने बनाया स्पिंडल फाइबर। देखिए स्पिंडल फाइबर, लेकिन किससे जुड़ेगा? आपको बहुत अच्छे से पता है, काइनेटोकोर है, ये बेटा काइनेटोकोर है। इस काइनेटोकोर से जाकर के स्पिंडल फाइबर जुड़ जाएंगे। तो एक क्रोमोसोम बेटा 2 स्पिंडल फाइबर से जुटा हुआ, देखिए दोनों पोल के स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए। चीजें एकदम आसान है। आप बीचों बीच खड़ा हो जाओ, दोनों हाथ को लो, ये हाथ एक स्पिंडल फाइबर से, ये हाथ इस स्पिंडल फाइबर से, हो गया। मेटाफेज में आपके दोनों हाथ को रस्सियों से बांध दिया जाएगा, सिंपल। आपको रूम में बीचों बीच खड़ा करेंगे, इक्वेटर पे आपके दोनों हाथ, एक पोल से रस्सी, दूसरे पोल से रस्सी बांध दिया गया, हो गया बेटा मेटाफेज। मेटाफेज हो गया, क्लियर है? तो मेटाफेज बहुत आसान है। मेटाफेज में क्या क्या पॉइंट याद रखना है? सारे क्रोमोसोम एक लाइन में अरेंज हो गए इक्वेटर पे, इसी को कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट। एक प्लेट में बेटा अरेंज हो गए, क्रोमोसोम पूरी तरह से क्वाइल्ड है, इसलिए सबसे अच्छा मोटा ताजा क्रोमोसोम कहां दिखेगा? वो दिखेगा बच्चा मेटाफेज में। इसलिए क्रोमोसोम का नंबर पढ़ना है, मेटाफेज में लीजिएगा। और हर क्रोमोसोम बच्चा स्पिंडल फाइबर से जुड़ चुका है, दोनों एंड से।
दोनों पोल के जो स्पिंडल फाइबर है दोनों से जुड़ चुका है। हाँ, कुछ स्पिंडल फाइबर यहां से यहां चलेंगे जिसका नाम है बच्चा कंटिन्यूअस। ये ग्रीन वाला देखिए, कंटिन्यूअस। तो आपको एक पिंजड़े नुमा स्ट्रक्चर बनते हुए दिखेगा। कुछ कंटिन्यूअस है, कुछ डिसकंटिन्यूअस है। हो गया, मेटाफेज इज कंप्लीट। मेटाफेज इज कंप्लीट। अब बच्चा हमें चलना है एनाफेज। अब चलना है बच्चा एनाफेज में। एनाफेज बहुत आसान है। आपको बेटा स्पिंडल फाइबर को खींचेंगे और आपको दो पार्ट्स में तोड़ा जाएगा। सिंपल। आपको क्या करना है, एक एंजाइम आएगा जो क्या करेगा, दोनों क्रोमैटिड जो है बच्चा, जो क्रोमैटिड्स इस तरह के, एंजाइम यहां से काट देगा, क्रोमैटिड्स अलग हो जाएंगे। एनाफेज की पहचान है वो। तो देखिए एनाफेज सभी को बहुत आसानी से समझ में आएगा। और लोग बोलते हैं कि ये चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। ध्यान से देखिए, पहले वापस से मेटाफेज फिर से क्लियर कीजिए, फिर हम जाएंगे एनाफेज में। एनाफेज तो आसान है भाई, ध्यान से एकदम। मैंने क्या बोला, मेटाफेज में जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटर पे अरेंज हो जाएंगे। एकदम क्लियर कट दिखेगा। मुझे तो एकदम क्लियर दिख रहा है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। इधर क्या है बच्चा, ये है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम रेज लाइक स्ट्रक्चर बनाया, सेंट्रोजोम प्लस रेस एस्टर, ASTER। तो कितने एस्टर है बच्चा, 2। इसलिए एक क्वेश्चन आता है, एनिमल सेल में हर पोल पे एक एक एस्टर है, तो नाम होता है बच्चा एम्फी एस्ट्रल। नाम होता है बेटा एम्फी एस्ट्रल। नाम होता है बेटा एम्फी एस्ट्रल। सर प्लांट सेल में तो नहीं होते, बोला था ना, प्लांट सेल में सेंट्रोजोम सेंट्रियोल नहीं होता, तो वहां नाम देंगे बेटा ए नेस्ट्रल। ए का मतलब नॉट, वहां कोई भी एस्टर नहीं है, ए नेस्ट्रल नाम देंगे प्लांट में। वहां तो किसी को मालूम ही नहीं कि स्पिंडल फाइबर कैसे बनता है, स्टिल अननोन है। लेकिन हम एनिमल सेल का पढ़ रहे हैं, तो क्या होगा, यहां से चलेगा, ये है बच्चा आपका काइनेटोकोर। काइनेटोकोर, काइनेटोकोर। ठीक है, ध्यान से बच्चा, फिर से बोल रहा हूं। और जहां पर दोनों क्रोमैटिड जुटे हैं इसका नाम है बच्चा आपका सेंट्रियोल। तो कंफ्यूज होते हैं थोड़े बच्चे, ये सेंट्रियोल और एक बेटा सेंट्रोमियर है। तो मैंने भी गलत बोला क्या? हाँ, मुझे ये वाला देखना था, मुझे देखना है क्रोमोसोम वाला, ये वाला। तो इसका क्या नाम है भाई, बता दो। मैं भी कंफ्यूज हो गया क्या? हाँ, जहां पर दोनों आपस में जुटे ये पार्ट बच्चा सेंट्रोमियर, मैंने सेंट्रियोल बोल दिया शायद। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। स्पिंडल फाइबर बन चुके हैं इस तरह के, ये मेटाफेज की पहचान होगी, ये बेटा मेटाफेज है। अब यहां एक एंजाइम आएगा, एंजाइम का नाम नहीं याद रखना। एंजाइम क्या करेगा, ध्यान से सुनना, एंजाइम क्या करेगा जो मैं बोलूंगा, ये बेटा सेंट्रोमियर को काट देगा। सेंट्रोमियर को बेटा काट देगा। सेंट्रोमियर को बच्चा काट देगा तो दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। दोनों सिस्टर क्रोमैटिड बेटा अलग हो जाए, यानी तुम्हारे दोनों हाथ को रस्सी से बांधा और खींच दिया बच्चा, तुम्हारे शरीर के दो टुकड़े हो गए, दो टुकड़े हो गए, और तुम्हारे दोनों हाथ एक दूसरे से अलग हो गया। तो एनाफेज में बच्चा सेंट्रोमियर टूट जाएगा, सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। और देखिए बच्चा, ध्यान से देखिएगा, यहां पर बहुत बच्चा कंफ्यूज होता है, तो बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए। एनाफेज की पहली पहचान, सेंट्रोमियर बीच से कट गए, एंजाइम आया काट दिया, दोनों सिस्टर क्रोमैटिड एक दूसरे से अलग हो गए, सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो गए। और जो सिस्टर क्रोमैटिड बच्चा अब मूव करने लगे हैं अपोजिट पोल की तरफ। देखिएगा ध्यान से, सेंट्रोमियर टूट गया और स्पिंडल फाइबर खींच रहा है। तो ये देखिए ध्यान से, जो सिस्टर क्रोमैटिड है बच्चा वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो एक क्रोमोसोम थे ना, उसमें दो सिस्टर क्रोमैटिड थे, दोनों अलग हो गए। और इसका नाम बच्चा अब हम लोग
इसका नाम, जो सिस्टर क्रोमैटिड आप अभी तक कह रहे थे ना, इसका नाम बच्चा डॉटर क्रोमोसोम अब देंगे। जो आपका सिस्टर क्रोमैटिड था बच्चा, एक हाथ था, उसका नाम न्यू डॉटर क्रोमोसोम पड़ेगा। यानी कहें तो एक क्रोमोसोम दो न्यू डॉटर क्रोमोसोम में टूट गया। आपके पास टोटल 4 क्रोमोसोम थे, तो यहां देखिए आपके जो 4 क्रोमोसोम थे, ये बेटा एक और ये एक, 2 पार्ट्स में टूटे। फिर से ये क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में टूटा, फिर से ये क्रोमोसोम 2 पार्ट्स में टूटा, यानी कि क्रोमोसोम जो 4 थे वो 8 बन गए। जो बेटा 4 क्रोमोसोम थे अब नए 8 न्यू क्रोमोसोम के नाम से जाने जाएंगे। यानी तुम्हारा हाथ काट दिया ना, तुम्हारा नाम क्या था? क्रोमोसोम। ये सिस्टर क्रोमैटिड थे, बीच से काट दिया, अब तुम बेटा 2 नए क्रोमोसोम बन गए। 2 नए क्रोमोसोम बन गए बच्चा, मोनाड वाले, एक एक हाथ है ना अब तो अगर आपके सेल में बेटा 46 क्रोमोसोम होता तो यहां बेटा 92 नहीं हो जाते। अब 46 बांट दोगे, यहां पास कितने थे बच्चा? 1 2 3 और 4। कितने क्रोमोसोम थे? 4 थे, 2 क्रोमैटिड वाले क्रोमोसोम थे। अब इस 4 क्रोमोसोम को मैंने काट दिया और ये बेटा 8 न्यू क्रोमोसोम बन गए, न्यू क्रोमोसोम वाले बन गए। तो यहीं पर तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सर क्रोमोसोम डबल कैसे हो गया? हमने बीच से सेंट्रोमियर को तोड़ा और हर जो सिस्टर क्रोमैटिड है बेटा उसी को कह दिया न्यू डॉटर क्रोमोसोम। सर क्यों डॉटर क्यों बोला? क्योंकि ये नया सेल में जाएगा, ये बेटा अभी थोड़ी देर में नए सेल में चला जाएगा, तो उसका नाम डॉटर क्रोमोसोम दे देंगे। लेकिन आपको 2-3 चीज सीखना है, एनाफेज में सीखना है। जो स्पिंडल फाइबर है बच्चा, वो सिस्टर क्रोमैटिड को यानी न्यू डॉटर क्रोमोसोम को अपने तरफ खींचेगा, ये बेटा इधर खींचेगा। और एनसीईआरटी का वर्ड को ध्यान देना है बच्चे, यहां पर बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। फिर से सिखाता हूं चीजों को आसान करके। यहां देखिए, ये आपका एस्टर वेस्टर था, छोड़ दीजिए। जो आपका क्रोमोसोम ना 2 क्रोमैटिड वाला बेटा टूट गया। अब न्यू सिस्टर क्रोमैटिड, ये बेटा ये आपके न्यू डॉटर क्रोमोसोम और ये बेटा न्यू डॉटर क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो गए और अपोजिट पोल पे जा रहे। एक क्रोमोसोम था, क्रोमैटिड 2 थे, दोनों अलग हो गए और 2 नए क्रोमोसोम बन गए। लेकिन एक रूल है, ये बच्चा स्पिंडल फाइबर इसे खींच रहा है अपने पोल की तरफ, तो जो सेंट्रोमियर है बच्चा, जो सेंट्रोमियर है वो लीड करेगा, वो आगे चलेगा। ध्यान से देखो, सेंट्रोमियर है बेटा लीड करेगा, आगे चलेगा। और जो आर्म्स है, जो डॉटर क्रोमोसोम के आर्म से बच्चा, वो ट्रेल कर जाएंगे यानी पीछे रह जाएंगे। तो ये बेटा वी शेप्ड का आपको बनते हुए दिखेगा। फिर से बोलता हूं, क्रोमैटिड्स अलग हो गए और अलग हो गया तो अब उसे खींचा जा रहा है अपोजिट पोल पे। तो जब अपोजिट पोल पे खींचा जाएगा तो जो आपका सेंट्रोमियर है वो बेटा लीड करेगा, आगे चलेगा। लीड मतलब आगे चलना। और एनसीईआरटी बोलते हैं बेटा जो आर्म से बच्चा वो ट्रेल करेगा, ट्रेल मतलब पीछे रह जाना। कभी टेस्ट मैच होता है तो बोलता है कि ऑस्ट्रेलिया टीम अभी ट्रेल कर रही है, TRAIL, ट्रेल कर रही है बच्चा, यानी कि अभी इंडिया ने 500 रन बनाए तो ऑस्ट्रेलिया ने बेटा 300 रन बनाए, तो बोलेगा 200 से ट्रेल है, पीछे। और लीड मतलब आगे जाना। तो एनसीईआरटी में ये वर्ड बच्चे को समझ में नहीं आता, तो फिर से सीखिए। मैंने क्या बोला कि जो आपका क्रोमोसोम है वो तो बेटा इस सिस्टर क्रोमैटिड टूट गए और न्यू 2 डॉटर क्रोमोसोम बन गए। तो जो नया क्रोमोसोम है वो अपोजिट पोल पे जा रहा है, अभी पहुंचा नहीं है, तो आगे लीड कौन करेगा? सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर लीड करेगा। और जो आपके आर्म से बच्चा, नए क्रोमोसोम के आर्म से वो ट्रेल करेंगे। हो गया, ये एनाफेज इज कंप्लीट, एनाफेज इज कंप्लीट।
और सेल में बच्चा, अगर सेल के अंदर में 46 क्रोमोसोम थे तो 92 हो गए। अगर सेल के अंदर बेटा 2n था, 2n इज 46, तो अब बेटा 4n नहीं हो गए क्या? बेटा 4n नहीं हो गए? सोचिए, अब आधा आधा बांट दीजिएगा, माइटोसिस कंप्लीट हो जाएगा। तो यहीं पास बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कि सर यहां पास कैसे हो जाएगा। बस ये समझ लीजिए 46 से 92 मैंने कर दिया, आपको बेटा काट करके 2 आदमी बना दिया। तो ऐसे ऐसे 46 थे, काट करके 92 बना दिए। अब 46 डिवाइड कर देंगे, बांट देंगे, हो गया। अब तो कुछ भी नहीं करना है, यानी कि आपको चीजें समझ में आ गई। तो देखिए बच्चा, ये हो गया आपका एनाफेज। अब हम लोग चलते हैं टीलोफेज की तरफ। चीजें समझ में आ रही है यानी आपको। ये था बच्चा आपका एनाफेज। एनाफेज। चलिए अब हम लोग चलते हैं बच्चा लोग टीलोफेज की तरफ। ध्यान से बच्चा, टीलोफेज बहुत आसान है। टीलोफेज में देखिएगा और चीजें आपको समझ में आ जाएगी। टीलोफेज में सबसे पहले जो स्पिंडल फाइबर थे बच्चा, वो खत्म हो जाएंगे। स्पिंडल फाइबर खत्म, जो स्पिंडल फाइबर थे बच्चा वो खत्म हो गए। जो एस्टर वेस्टर था, ठीक है, स्पिंडल फाइबर क्या हो गए? खत्म हो गए, पहला चीज। और हर पोल पे कितने क्रोमोसोम आए? तो सर 1, 2, 3 और 4। तो 4 क्रोमोसोम इस पोल पे आए बच्चा, 1, 2, 3 और 4। ये कैसे? मोनाड वाले या डायाड वाले? क्वेश्चन आ गया कि एनाफेज के बाद, एनाफेज में स्प्लिटिंग हो गया, तो एनाफेज में जो हर पोल पे जो क्रोमोसोम आता है, तो बेटा मोनाड वाले या डायाड वाले? बोले बहुत आसान है सर, मोनाड वाले। इस पोल पे भी 4 लोग आ गए, 1, 2, 3 और 4। ध्यान से, और जो मैं 4 वर्ड बोलूंगा बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये बच्चा टीलोफेज है। टीलोफेज में क्या हुआ? स्पिंडल फाइबर जो भी थे बच्चा, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस, सब खत्म हो गए, सब खत्म हो गए। 4 क्रोमोसोम एक पोल पे, 4 क्रोमोसोम एक पोल पे। सेल में 8 क्रोमोसोम है, याद रखिएगा 8 क्रोमोसोम, ठीक है। जो मैंने लेट प्रोफेज में बताया था उसका उल्टा कीजिए। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटने लगते थे, यहां पर बेटा बनना स्टार्ट होगा। तो यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर, वहां पर डिसअपियर हो रहे थे, यहां पर बेटा रीअपियर होने लगेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से आने लगेगा। वहां न्यूक्लियोलस डिसअपियर हुए थे, यहां न्यूक्लियोलस वापस से आ जाएगा, वापस से आ जाएगा। वहां बच्चा इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हुए थे, यहां बच्चा रीअपियर हो जाएगा। वहां गोल्जी बॉडी बेटा डिसअपियर हुए थे, यहां पास रीअपियर हो जाएगा। तो इसलिए एनसीईआरटी ने साफ साफ एक स्टेटमेंट ही दे दिया कि टीलोफेज इज रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज, रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज, रिवर्स ऑफ लेट प्रोफेज, ये याद रखिएगा। और बच्चा आपको कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने 4 क्रोमोसोम बड़ा क्लियर कट बनाया है, बड़ा क्लियर कट बनाया। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो बोले मतलब सर, क्योंकि आपको मैंने प्रोफेज में एक और चीज सिखाया था कि वहां क्रोमोसोम, जो क्रोमैटिन फाइबर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम का शेप लेने लगते थे। यहां देखो क्या होगा, यहां रियल में क्या होगा, ये तो हमने समझाने के लिए आपको बताया। यहां पर रियल में क्रोमोसोम डीकंडेंस हो जाएगा, डीक्वाइल्ड हो जाएगा। और एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया है कि वो अपना आइडेंटिटी ही लूज कर देगा। जो क्रोमोसोम क्लियर कट 4 दिख रहे हैं, वो बेटा डीकंडेंस, खुल गए। डीक्वाइल्ड, क्वाइलिंग मतलब बंधना, डीक्वाइल्ड खोलना, खुल गए बच्चा, और ये अपने आइडेंटिटी को ही लॉस कर गया। अब पता है क्या दिख रहा है, क्या यहाँ 4 क्रोमोसोम है या 5 है? सर नहीं। लेकिन आपको कंफ्यूजन ना हो, आपको बेटा कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैंने थोड़ा क्रोमोसोम बनाते हुए दिखा भी दिया
लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे प्रोफेज में कंडेंस्ड होते थे, क्वाइल्ड होते थे, तो यहां बेटा डीकंडेंस, डीक्वाइल्ड हो गया। तो मेरे में से जस्ट आप प्रोफेज को, जो लेट प्रोफेज का उल्टा करेंगे तो टीलोफेज आ जाएगा। हो गया, हो गया। और सेल में बेटा दो दो न्यूक्लियस हो गए। देखो टीलोफेज में बेटा दो दो न्यूक्लियस है, 4 क्रोमोसोम यहां है, 4 क्रोमोसोम यहां है। लेकिन अगर क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन अगर बेटा पूछा सेल में कितने क्रोमोसोम है, सेल में कितने क्रोमोसोम है, तो बोलेगे 4 सर ऊपर के साइड है, 4 नीचे के साइड है। सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम है। लेकिन अगर न्यूक्लियस में पूछा, अगर न्यूक्लियस में पूछा तो आंसर बेटा 4 बोलिएगा, और सेल में पूछा तो 8 बोलिएगा। ध्यान से, कोई गड़बड़ नहीं करना है, कोई गड़बड़ नहीं करना है। और उसके बाद बच्चा टीलोफेज के बाद में साइटोकाइनेसिस हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस तो देखो बस एक लाइन में सिखाई देता हूं। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा, ये बेटा जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसते चला जाएगा। देखिए ध्यान से एकदम देखिएगा। जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा अंदर की तरफ धंसते चला जाएगा, और एक टाइम आएगा, एक टाइम आएगा कि ये पूरी तरह से बच्चा एक दूसरे से अलग हो जाएगी। ये पूरी तरह से बच्चा अलग हो जाएगा, और ये दो सेल बन गए, दो सेल बेटा बन गए। प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, धंसते जा रहा है, और एक टाइम आएगा कि दोनों प्लाज्मा मेम्ब्रेन टच किए, दोनों अलग। इसी को कहते हैं साइटोकाइनेसिस। और आपको दो सेल एकदम क्लियर कट बन दिखा दिया मैंने। अब कंपैरिजन कर लीजिए बच्चा, ये डॉटर सेल, ये डॉटर सेल, दो बन गए। इनके अंदर बेटा एकदम क्लियर कट कितने क्रोमोसोम है समझाने के लिए, लेकिन ये तो दिखते नहीं है, मैंने बताया 4 क्रोमोसोम, 4 क्रोमोसोम। और जब आपने स्टार्ट किया था बच्चा, जब आपने स्टार्ट किया था उससे कंपैरिजन कर लीजिए। आपने जब सेल की शुरुआत की थी तो सेल की शुरुआत में भी बच्चे आपके पास में 4 क्रोमोसोम थे, 1 2 3 और 4। और सेल डिवाइड करके दो दो सेल में टूट चुका है, और दोनों में 4 क्रोमोसोम है। स्टार्टिंग में भी 4 था, अब सेल टूट गया, दो सेल में दोनों में 4 क्रोमोसोम है, तभी तो इक्वेशनल डिवीजन नाम पड़ा। तभी तो बच्चा उसका नाम पड़ा इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम का नंबर सेम था। अगर 4 क्रोमोसोम थे पहले, तो यहां भी बेटा 4 है। सर इसका नाम क्यों पड़ा था सर डॉटर क्रोमोसोम? देखिए नया डॉटर सेल बना, उसका क्रोमोसोम तो यही है ना, तो डॉटर क्रोमोसोम पड़ा। यही है बच्चा माइटोसिस, यही है माइटोसिस। तो बस चीजों को बहुत ध्यान से आपको एक बार एनसीईआरटी में पढ़नी है, एक बार आपको एनसीईआरटी में पढ़नी है, 100% चीजें क्लियर हो जाए। चलो बताओ किसे किसे समझ में आया थोड़ा, और किसे किसे बाउंसर गया? चलो बताओ फटाफट, कुछ आया समझ में? बस हाथ बना के काट दो भाई। तुम अपने बारे में रात में सोने के टाइम ना बेड पे सोचना, माइटोसिस में कुछ नहीं हुआ था। तुम्हें अपने बारे में सोचना था। जीवन में एक हाथ थे, इसमें दो हाथ हो गए, डायाड हो गए, ठीक। G2 में डायाड थे, ठीक है। प्रोफेज में डायाड थे, मेटाफेज में इक्वेटर पे अरेंज कर दिया, एनाफेज में खींच करके दोनों हाथ को अलग कर लिए। और बेटा तुम्हारे कितने हाथ हो गए? दो, यानी तुम दो बेटा दो पार्ट्स में टूट गए। हर पार्ट नया क्रोमोसोम, डॉटर क्रोमोसोम के नाम से जाना जाएगा। अब दोनों को एक एक सेल में डाल दीजिए, हो गया। तो पहले भी एक क्रोमोसोम था, अब दो सेल बन गए, दोनों में एक एक क्रोमोसोम इक्वल अमाउंट में चले गए। यही तो था इक्वेशनल डिवीजन, ठीक है। तो मेरे में से आप एनसीईआरटी को एक बार वापस से माइटोसिस का पूरा प्रोसेस बेटा ईमानदारी से, जो 3 पेज में दिया है बेटा, फिगर को समझ समझ करके और लेक्चर को ध्यान से पढ़ करके करिएगा, 100% आ जाएगा। ऐसे मैंने एक लेक्चर आपके ग्रुप में डाला भी था उस दिन, उसमें थोड़ा और डिटेल बताया था, क्योंकि तुम्हारे सीनियर्स बैचेस के लिए वो बेटा ड्रॉपर बैच के लिए जो
इसल नीड देने वाली ना, तो उनके लिए थोड़ा और डिटेल से पढ़ाया जाता है। तो मेरे में से अगर आप भी वहां से फॉलो कीजिएगा तो चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे में से 100% समझ में आ जाएगा, मेरे में से कोई इशू नहीं है।